जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में लश्कर रिवाइव कर रहा है अपनी पुरानी स्ट्रेटजी। सुखोई फाइटर्स के इंजन के प्रोडक्शन को किया जाएगा डबल। 2028 में भारत के 5th जनरेशन के साथ अमेरिका का 6th जनरेशन कंडक्ट करेगा अपनी पहली उड़ान। और भारत बांग्लादेश सीमा पर भारत मजबूत कर रहा है अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो का नेटवर्क। कल जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक बार फिर से आतंकी घटना घटी है, जहां कल शाम को आतंकियों ने 2 नॉन लोकल वर्कर्स पर फायर किया था, जिसमें से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि दूसरा जो कि बहुत गंभीर रूप से घायल था उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन उन्हें भी बचाया नहीं जा सका है और उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। और जिन वर्कर्स पर हमला हुआ है उनके नाम है दीपक और भूपेंद्र, और ये दोनों ही छत्तीसगढ़ से थे। इस हमले के बाद आतंकियों की तलाश के लिए एक मेजर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन 10 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में यह आतंकियों द्वारा किया गया इस तरह का दूसरा टारगेटेड हमला है। इससे पहले पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक अनआर्म्ड पुलिसमैन पर हमला किया गया था, और जबकि इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी कंडक्ट की गई है। और अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफिशियल्स को इस बात का संदेह है कि इन टारगेटेड अटैक्स के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर की प्रॉक्सी TRF मुख्य रूप से शामिल हो सकती है। और एजेंसीज का मानना है कि जम्मू कश्मीर में सिविलियंस और उसमें से भी मुख्य रूप से नॉन लोकल वर्कर्स और अनआर्म्ड सिक्योरिटी पर्सन्स को टारगेट करके जो लश्कर है वो कश्मीर में अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को रिवाइव करने का प्रयास कर रहा है। और इस बात का भी संदेह है कि इन रिसेंट किलिंग्स में लश्कर के ही ऑपरेटिव्स लतीफ भट्ट और उसका ही एसोसिएट वारिस शाह तो ये मुख्य रूप से शामिल हैं, जो कि अंडर स्कैनर हैं। और ये जो लतीफ़ है इसने लश्कर के ही कमांडर जाकिर गनई के साथ मिलकर काम भी किया है, और इस दौरान उसने अनंतनाग, शोपिया और कुलगांव में हमले किए थे। हालांकि कुलगांव में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में जो गनई है वो मारा गया था, लेकिन जो लतीफ़ है वो बच निकलने में कामयाब रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि लतीफ़ ने ये हमले इसलिए किए ताकि वो एक संदेश दे सके कि घाटी में उसका संगठन अभी भी सक्रिय है, और उसने अपना प्रोफाइल लो करके रखा हुआ है ताकि वो सिक्योरिटी एजेंसीज की नज़र से बच सके। लेकिन वो साउथ कश्मीर में कई छोटे मोटे हिट एंड रन हमले करने की योजना बना रहा है। और ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि लश्कर को उम्मीद है कि उन हमलों से उसे कश्मीर में फिर से मजबूत होने में मदद मिलेगी, और नए लोगों को रिक्रूट करने के अभियान को भी उसको बढ़ावा मिलेगा। और जिस तरह से कुलगांव के हमले को देखा जाए, जिसमें नॉन लोकल वर्कर्स को टारगेट बनाया गया है, तो ऑफिशियल्स का कहना है कि लश्कर के पुराने तौर तरीकों के जैसा ही है, जिसमें वो डर पैदा करने और लोगों को जम्मू कश्मीर छोड़ने पर मजबूर करने के इरादे से सिर्फ बाहरी लोगों को निशाना बनाते थे। और ये हमले कोई आम घटनाएं नहीं है, इनके पीछे साफ तौर पर एक पैटर्न है। और जो कुलगांव वाला हमला है यह आतंकियों से जुड़े हुए चैनलों द्वारा धमकी भरे संदेश और एक हिट लिस्ट जारी करने के ठीक 2 दिन बाद हुआ है। और ये हमले विशेष रूप से उन इलाकों में करने की कोशिश की जाएगी जहां पे सुरक्षा ज़्यादा कड़ी नहीं है, जिसका मतलब यह है कि वो सिविलियंस को ही निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। HAL ने 2030 तक बढ़ती हुई डिमांड्स को देखते हुए AL-31FP जेट इंजन्स का जो एनुअल प्रोडक्शन रेट है उसे 50 यूनिट्स पर ईयर तक बढ़ाने का उद्देश्य बनाया है, जबकि अभी वर्तमान समय में जो HAL है वो एक साल में लगभग 30 इंजन्स को प्रोड्यूस कर रही है। और ये वही इंजन है जो कि विशेष रूप से भारत के सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स में इस्तेमाल होते हैं। अभी वर्तमान समय में लगभग 259 सुखोई फाइटर्स सर्विस में एक्टिव हैं, और इन्हीं के लिए सितंबर 2024 में 240 AL-31FP जेट इंजन्स की डील भी साइन की गई थी। और इन सुखोई फाइटर्स के जिन इंजन्स को HAL प्रोड्यूस कर रही है, तो उन इंजन्स में स्वदेशी कंटेंट की मात्रा को भी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इन इंजन्स का जो भी करंट बैच है तो उसमें लगभग 54% से अधिक का लोकली मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है, और इसे लगभग 63% तक और बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत ने 6 से 7 अगस्त तक के लिए इंडियन ओशन रीजन में एक लॉन्ग रेंज मिसाइल के टेस्ट के लिए एरिया वार्निंग जारी करी है, जो कि लगभग 2530 किलोमीटर तक की रेंज पर है। और इस एरिया वार्निंग के साथ ही स्पेकुलेशंस की शुरुआत हो चुकी है कि संभावित रूप से DRDO इस दौरान अग्नि सीरीज की एडवांस्ड मिसाइल को टेस्ट कर सकता है। जबकि इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी 3 से 8 अगस्त तक के लिए फायरिंग एक्सरसाइज के लिए नोटिम जारी किया गया है, और ये भी बे ऑफ बंगाल वाले रीजन पर है। वहीं एक अपडेट यह है कि राजस्थान में भारतीय वायुसेना ने रोटर क्लैप 3 नाम की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, जिसकी थीम थी काउंटर UAS। और इस एक्सरसाइज में विशेष रूप से भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर यूनिट्स शामिल हुई थी, और UAVs जैसे उभरते हुए एरियल थ्रेट्स के खिलाफ इन हेलीकॉप्टर्स की ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स को वैलिडेट किया गया है, और जिसमें हेलीकॉप्टर्स की मदद से UAVs जैसे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना भी शामिल था। और जबकि भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने भी एक एक्सरसाइज शत्रुनाश 2026 को कंडक्ट किया है, जिसमें सबसे लार्जेस्ट कॉम्बैट वाटर पैरा इंसर्शन को एग्जीक्यूट करके शत्रुजीत ब्रिगेड ने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को डेमोस्ट्रेट किया था, जिसमें 900 फीट और 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट जंप्स और फिर उसके बाद पानी पर लैंडिंग, लॉन्ग टैक्टिकल मार्चेस, रैपिड ग्राउंड असॉल्ट, ये सारी स्किल्स डेमोस्ट्रेट की गई थी।
और शत्रुजीत ब्रिगेड ने हवा, पानी, जमीन इन तीनों ही डोमेन पर 96 आवर्स से भी अधिक के कंटिन्यूस ऑपरेशन को कंडक्ट करके अपनी एबिलिटी को प्रूव किया है कि वो तेज़ी से डिप्लॉय हो सकते हैं, मल्टीपल डोमेन्स में फाइट कर सकते हैं और बेहद ही स्पीड और प्रिसिशन के साथ कॉम्प्लेक्स मिशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जैसा कि इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है शत्रुनाश, तो हाँ, निश्चित रूप से शत्रुओं का नाश करने वाली अपनी क्षमताओं को शत्रुजीत ब्रिगेड ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वाइस एडमिरल AN प्रमोद को डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तौर पर नियुक्त किया गया है और इससे पहले वे DGNO यानी कि डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस की भूमिका निभा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के ही महत्वपूर्ण प्लानर्स में से एक और भारतीय वायुसेना के 49th डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय DGAO यानी कि डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस थे, एयर मार्शल AK भारती, तो वे 39 वर्षों की एक बेहद ही शानदार और विशिष्ट सेवा के बाद 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हुए हैं और अब भारतीय वायुसेना के नए डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ का कार्यभार संभाला है एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने। और एयर मार्शल तेजपाल सिंह कैटेगरी 1 क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं और ये भारतीय वायुसेना में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनल कमांड और स्टाफ अपॉइंटमेंट्स में रहे हैं। और जबकि वाइस एडमिरल आलोक आनंद ने आज 1 अगस्त 2026 से इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि INA के भी 13वें कमांडेंट का पदभार संभाला है। और 3 दशकों के अपने शानदार करियर के दौरान ये भी कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनल स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट्स में रहे हैं। लेकिन राजस्थान से एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहां कल शुक्रवार को जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के पास एक सड़क दुर्घटना में हमने भारतीय सेना के मेजर हमजा आरिफ को खो दिया है। और जबकि इस दुर्घटना में हमारे 2 अन्य ऑफिसर्स, जिनके नाम हैं लेफ्टिनेंट अभिनव राठौड़ और लेफ्टिनेंट आयुष्मान गोसाई, तो वे घायल हुए। हालांकि तीनों ही ऑफिसर्स को इनिशियली मिलिट्री हॉस्पिटल में इवैक्यूएट कराया गया था, लेकिन मेजर आरिफ को बचाया नहीं जा सका और उनकी मृत्यु हो गई। बाकी अन्य 2 ऑफिसर्स स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर में। और शुरुआती जांच से पुष्टि हुई है कि कम रोशनी वाले रास्ते और अचानक ऊंट के सामने आ जाने की वजह से इनकी जो कार थी टाटा सफारी, और वो प्राइवेट कार थी, तो उसका कंट्रोल लूज होने की वजह से दुर्घटना हुई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मेजर आरिफ की आत्मा को शांति मिले और जो अन्य 2 ऑफिसर्स घायल हैं वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। नाथुला पास के थ्रू भारत और चीन ने औपचारिक रूप से बॉर्डर ट्रेड को रिज्यूम कर दिया है। इसे सबसे पहले चाइनीज वायरस पेंडेमिक केस में सस्पेंड किया गया था। फिर उसके बाद 2020 में LAC पर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ स्टैंड ऑफ की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अभी तक ये पहली बार है जब ये ट्रेड रूट रीओपन किया गया है और अब जिसके माध्यम से दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ अप्रूव्ड गुड्स को एक्सचेंज करेंगी। और ये जो कदम है भारत और चीन के रिलेशंस के इम्प्रूवमेंट को दिखाता है या फिर इसके बारे में आप कुछ और सोचते हैं, तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि हमने डिफेंस स्क्वाड के डिफेंस ज्ञान सीरीज में भारत और चीन के मिलिट्री कंपैरिजन का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि US एयरफोर्स का जो पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट है, जो कि फिलहाल F-47 के नाम से जाना जा रहा है, तो इसकी पहली उड़ान को लेकर ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि इसका जो टारगेट है वो 2028 तक तय है। लेकिन ये भी कंफर्म किया गया कि F-47 का जो एक्चुअल इंजन है, जो कि इसको सही मायनों में 6th जनरेशन की कैपेबिलिटी प्रदान करेगा, जो कि NGAD इनिशिएटिव के तहत विकसित किया जा रहा है। NGAD की फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। तो ये जो इंजन है ये F-47 में इंटीग्रेट करने के लिए 2030 तक ही तैयार हो पाएगा और इसलिए 2028 में F-47 का जो प्रोटोटाइप अपनी पहली उड़ान भरेगा वो किसी और इंजन के साथ कंडक्ट करने वाला है। लेकिन F-47 के इनिशियल प्रोटोटाइप्स को पावर देने के लिए कौन सा इंजन इस्तेमाल होने वाला है, तो वो फिलहाल अभी कंफर्म नहीं किया गया है। और 2028 में बहुत ही छोटी संख्या में एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे, जो कि केवल इवैल्यूएशन पर्पस के लिए बनाए गए हैं। बाकी आपको रिमाइंड करा देते हैं कि 2028 में जहां US के 6th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप अपनी पहली उड़ान भरेगा, वहीं उसी सेम ईयर में भारत के पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका की पहली उड़ान भी शेड्यूल की गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2028 वाला जो साल है, तो उस दौरान एविएशन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि भारत का एमका, टर्की का कान और अब अमेरिका के F-47, तो इनकी जो इनिशियल यूनिट्स हैं, जो इनके इनिशियल प्रोटोटाइप्स हैं, वो किसी और ही इंजन के साथ फ्लाई करेंगे और जो एक्चुअल इंजन इनके लिए बनाए जा रहे हैं वो बाद में ही आएंगे। तिरुवनंतपुरम में ब्रह्मोस एरोस्पेस की नई फैसिलिटी को विकसित करने वाले प्रस्ताव के हिस्से के तौर पर अब कैबिनेट ने DRDO के लिए 90 एकड़ तक की और लैंड को अप्रूव करने का निर्णय लिया है। और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस की तिरुवनंतपुरम वाली नई फैसिलिटी है, तो ये एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में एक मेजर लिंक की भूमिका निभाएगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक खास बातचीत में DRDO के फॉर्मर साइंटिस्ट मिस्टर सुधीर के मिश्रा ने भारत के प्रोजेक्ट कुशा पर एक महत्वपूर्ण बात कही, जिस पर उन्होंने कहना था कि जो कुशा है वो इनिशियली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करेगा और फिर बाद में धीरे धीरे S-400 को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के डोमेस्टिक इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण तरीके से एक्सपेंड करने की योजनाओं पर काम शुरू किया है।
और जिसमें भारत बांग्लादेश सीमाओं के लिए विशेष रूप से 40 परमानेंट सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसेस का प्रस्ताव रखा गया है। इस परियोजना के लिए लगभग 50 एकड़ तक की जमीन की रिक्वायरमेंट रहेगी और जिसका उद्देश्य है इंटेलिजेंस कलेक्शन को मजबूत करना, सर्विलियंस और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, और वो भी भारत के वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पर। और ये जो प्रस्तावित फैसिलिटीज़ हैं ये इंटीग्रेटेड ऑफिस कम रेजिडेंशियल कैंपस के तौर पर फंक्शन करेंगी और जो कि यहाँ पे ऑपरेट करने वाले अधिकतर SIB यूनिट्स के जो रेंटेड परमिसेस है उनको रिप्लेस करेगी। कहने का मतलब ये है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर इंटेलिजेंस को और मजबूत करने के लिए अब भारत इंटेलिजेंस ब्यूरो के परमानेंट कैंपस को ही बना रहा है ताकि ऑपरेशन सीक्रेसी और इम्प्रूव हो सके और एक मजबूत इंटेलिजेंस प्रेजेंस यहाँ पे हमेशा रहे। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान मेजर सुशील अयमा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार राजेश कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1994 में 31 असम राइफल्स के राइफलमैन नारायण सिंह, 2003 में 11 असम राइफल्स के राइफलमैन TA नारायण, 1973 में 4 असम राइफल्स के नायक हरका बहादुर छेत्री, लांस नायक यम बहादुर छेत्री, लांस नायक लाल बहादुर छेत्री और 1957 में 8 असम राइफल्स के नायक गुण बहादुर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि AMCA प्रोग्राम की शुरुआत कौन से वर्ष में की गई थी? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।